क्लियर होगा तो एक बार इनपुट दे देना आप लोग चैट बॉक्स के अंदर। ठीक है, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। नाउ बेसिकली जो हमें फर्स्ट पार्ट में कवर करना है दैट इज अबाउट द अमेंडमेंट्स फॉर जीएसटी एंड कस्टम्स, जो पेपर नंबर 11 सीए में इंटरमीडिएट के लिए रहेंगे। ओके, तो उसको पहले हम कवर कर लेते हैं कि क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं। लकीली आईडीटी में ऐसे कोई खास मेजर अमेंडमेंट्स नहीं हुए जो दिसंबर 22 के लिए रहेंगे एप्लीकेबल, क्योंकि काफी छोटे अमेंडमेंट्स हैं और बहुत ही बोल सकते हैं कि लाइक थोड़ा बहुत मैं रिवीजन करवा के उसका अमेंडमेंट कवर कर लूंगा तो आप बहुत इजीली उसको समझ जाओगे। हाँ, 2-3 जगहों पे ऐसा है कि वो लोग एग्जाम में आपको क्वेश्चन उसका बना के पूछ सकते हैं। ठीक है, सो ऐसे कोई मटेरियल स्पेशली अमेंडमेंट का नहीं है, ये इंस्टीट्यूट का ही मटेरियल है, तो हम उसी में से क्या कर लेंगे, उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और उसमें से हो भी जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। ओके, सो 1 बाय 1 आराम से जितने भी जो चैप्टर वाइज अमेंडमेंट्स हैं इंस्टीट्यूट ने दिए हुए हैं तो उसको हम 1 बाय 1 क्या करते हैं, कवर करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, सो पहला ऐसे तो ये डायरेक्ट टेक्स्ट का लेक्चर शेड्यूल था, बट कुछ स्टूडेंट्स नहीं अवेलेबल है अहमदाबाद में और अदर लोकेशंस पे, क्यों उनका कुछ फैसिलिटेशन प्रोग्राम जो है उसकी वजह से, सो दैट हमने ये इनडायरेक्ट टैक्स का रखा हुआ है। ओके, तो आई विल ट्राई टू कवर होल अमेंडमेंट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन इन दिस सेशन, मतलब पूरा अमेंडमेंट हम कवर कर लेंगे इसके अंदर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जो अमेंडमेंट हुआ है, एक छोटा सा अमेंडमेंट उन्होंने स्कोप ऑफ सप्लाई में किया है। ठीक है, तो पहले तो मैं ना स्कोप ऑफ सप्लाई का आपको एक सेक्शन बता देता हूँ, जो सेक्शन आपने लर्न भी किया होगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कि अमेंडमेंट्स हम करेंगे तो ऐसा नहीं कि ये मैं बोल दूंगा कि अमेंडमेंट हो चुका है आप देख लो, ऐसा नहीं है। पहले मैं उसका क्या बताऊंगा, जो चार्ट है मतलब टेबल जो है वो पहले मैं बताऊंगा, उसके अंदर क्या प्रोविजन है और उसमें कौन सी नई प्रोविजन उन्होंने ऐड की है उसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, सो उन्होंने अमेंडमेंट ये किया हुआ है दैट सेक्शन 7, आपको पता होगा स्कोप ऑफ सप्लाई। ठीक है, उसमें दोस्तों 2 सबसेक्शंस हैं, सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 आपको दे रखा है। ठीक है, सबसेक्शन 1 की अगर मैं बात करूं तो सबसेक्शन 1 के अंदर 2 क्लॉज हैं, आपको पता होगा, क्लॉज ए एंड एक है क्लॉज बी। ठीक है, सेक्शन 7 जो किसके बारे में बात करता है, तो वो बात करता है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई के बारे में। किसके बारे में बात करता है, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई मतलब सप्लाई एग्जैक्टली किसको बोलते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि जीएसटी का लेवी किसके ऊपर है, तो जीएसटी का लेवी सप्लाई के ऊपर है। ठीक है, मैंने जैसे पहले आपको बताया, डोंट टेक इट एज ओनली अमेंडमेंट सेशन, मैं पहले थोड़ा रिवीजन करवाऊंगा फिर मैं अमेंडमेंट बताऊंगा। ठीक है, सो ध्यान रखना। सो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई की अगर हम बात करें तो उसमें 2 सेक्शन है, सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 आपको दे रखा है। ओके, मतलब सबसेक्शन 1 के अंदर उन्होंने डिस्क्राइब किया है क्लॉज ए के अंदर। ठीक है, दैट सप्लाई विथ कंसिडरेशन। विथ कंसिडरेशन मतलब कुछ जो चीजें होती है जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता है तो उसके ऊपर हम जीएसटी चार्ज करते हैं, और कुछ ऐसे सप्लाई भी होते हैं जो विदाउट कंसिडरेशन होते हैं। आपने देखा होगा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज था। ओके, तो विदाउट कंसिडरेशन होगा तो भी उसके ऊपर क्या लगता है, जीएसटी चार्ज होता है। तो अभी ये तो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, इसमें उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किए, बट उन्होंने जो चेंजेस किए हैं फ्रेंड्स, वो चेंजेस उन्होंने किसमें किया है। जैसे अगर हम बात करें कि लाइक ये जो क्लॉज ए था ना, उसमें उन्होंने एक क्लॉज और ऐड कर दिया कॉल्ड डबल ए। ओके, डबल ए नया उन्होंने क्लॉज इंसर्ट किया है, मतलब न्यू क्लॉज इंसर्टेड, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं ऐसे इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला पार्ट अमेंडमेंट हुआ है। तो पहले ए है, बी है और एक सी भी है। आपको पता होगा शेड्यूल 1 का जो प्रोविजन जो था वो सी भी है। ठीक है, तो उसके अंदर उन्होंने एक नया क्लॉज ऐड कर दिया, पहले एबीसी था, अभी डबल ए भी ऐड कर दिया। ठीक है ना, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज डबल ए, पहले ए तो है ही, ए में कोई चेंजेस नहीं किए, बट डबल ए भी उन्होंने ऐड किया है। अभी क्या बात क्या की है उन्होंने, उसके बारे में बताता हूँ। उन्होंने ये लिखा हुआ है कि लाइक सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन मेंबर्स, मतलब ये पहले भी था ही दोस्तों, ऐसा नहीं कि इसके ऊपर कोई जीएसटी था नहीं, ये पहले भी था। बट पहले क्या था पता है, पहले इसको है ना एक जनरल पॉइंट में लिखा हुआ था।
ठीक है ना, आपने शायद शेड्यूल 2 तो पढ़ा ही होगा। शेड्यूल 2 में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर कोई सप्लाई होता है बिटवीन द एसोसिएशन एंड द एसोसिएशन टू मेंबर और मेंबर टू एसोसिएशन, तो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होता है। ये आपने पढ़ा होगा। बट वो कहाँ कवर किया था उन्होंने? जनरल पॉइंट में कवर किया था। जनरल मतलब जो शेड्यूल 2 में उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। बट अभी उन्होंने क्या किया बताए, शेड्यूल 2 में से उसको निकाल दिया और एक स्पेसिफिक चार्ज क्रिएट कर दिया, जो मेन चार्ज उन्होंने क्लॉज ए में दिया हुआ है। तो अभी उन्होंने क्या अमेंडमेंट किया, तो यहाँ पे दो ये बोल्ड किया हुआ है, ये इंस्टीट्यूट का ही मटेरियल है, आप इजीली इसको जाके डाउनलोड कर सकते हो, या तो फिर जब सेशन खत्म होगा अमेंडमेंट का सेशन, तो यही फाइल मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप उसका प्रिंट आउट लेके, ज्यादा लंबा नहीं, 18-20 पेज का होगा, ठीक है। तो इसका प्रिंट आउट लेके आपको जहाँ नोट डाउन करना है कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट वो लोग आपको किससे पूछ सकते हैं दोस्तों? एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ठीक है, कि क्या चेंजेस उन्होंने किए हैं, ठीक है। तो पहले अमेंडमेंट पढ़ता हूँ, फिर मैं पूरा पढ़ूंगा, ठीक है। तो इसमें देखो क्लॉज कौन सा ऐड किया उन्होंने? डबल ए। 3 क्लॉज है, ए बी एंड सी। एक नया क्लॉज उन्होंने ऐड किया डबल ए। उसमें क्या लिखा है? द एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन बाय पर्सन अदर देन द इंडिविजुअल और टू इट्स मेंबर, मतलब इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, किसकी बात करें? अदर देन इंडिविजुअल, to its member or constituents or vice versa for cash, deferred payment or other valuable consideration with retrospective effect. Retrospective मतलब पहले से ये इफेक्ट वो लोग दे रहे हैं, with retrospective effect from the 1st of July 2017, मतलब जिस दिन ये जीएसटी आया था ना, वहां से ये लोग इफेक्ट दे रहे हैं। ओके, पहले इसके ऊपर टैक्स लगता ही था, ऐसा नहीं कि नहीं लगता था। बट ये मैंने बोला ना शेड्यूल 2 में कवर किया था, तो एक अमेंडमेंट उन्होंने शेड्यूल 2 में भी किया, वहां से इसको निकाल के इधर डबल क्लॉज, मतलब सॉरी डबल ए क्लॉज में उन्होंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि कोई भी एसोसिएशन, क्लब हो गया या फिर कोई भी टाइप का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो गया जो मेंबर्स से बना हुआ है, और वो मेंबर्स किसको सर्विसेज दे रहे हैं? एसोसिएशन को, या तो एसोसिएशन किसको सर्विस दे रहे हैं? मेंबर को सर्विस दे रहे हैं, तो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। लाइक सोसाइटी हो गया, सोसाइटी अपने मेंबर को देता है या मेंबर सोसाइटी को देता है, या फिर कोई क्लब हो गया जो अपने मेंबर्स को देता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ क्लब ऐसे होते हैं जो अपने मेंबर्स को फ्री में एक्टिविटीज प्रोवाइड करने देते हैं, और कुछ लोगों से पैसे लेते हैं, जो मेंबर्स नहीं होते उनसे पैसे लेते हैं, बट मेंबर जो होते हैं उनसे पैसे चार्ज नहीं करते। तो उस केस में अगर पैसे आप चार्ज नहीं करते हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी तो हमें चार्ज करना ही पड़ेगा। इवन अगर उन्होंने कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन पे भी लिया होगा, जैसे मेंबर्स को फ्री में इसलिए मिलता है ताकि उनको मेंबरशिप फीस पे करनी पड़ती है ऑन अकाउंट ऑफ दैट सर्विसेज, तो उस केस में भी वैल्यूएबल कंसिडरेशन तो हो ही गया, तो उसमें जीएसटी तो हम क्या करेंगे? चार्ज करेंगे, ठीक है ना। तो ये नया अमेंडमेंट हुआ है, उन्होंने एक स्पेसिफिक क्लॉज इंसर्ट किया है। पहले ये बात थी, जीएसटी इस पे लगता ही था, पहले भी लगता था, अभी भी लग रहा है, बट सिर्फ उन्होंने एक रेफरेंस चेंज किया है। समझ में आ रहा है? ये एक थोड़ा बेटर रेफरेंस है, वो जनरल रेफरेंस था, इट इज अ स्पेसिफिक रेफरेंस। समझ में आ रहा है? जैसे आप स्पेसिफिक रेफरेंस मतलब स्पेसिफिक चार्ज उन्होंने क्रिएट कर दिया, मतलब कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है अभी। ओके, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। क्या अमेंडमेंट हुआ वो तो मैंने बता दिया, बट अभी सेक्शन 7 में क्या है वो मैं पूरा बता देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अमेंडमेंट के साथ ही थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाएगा, जो जो कोर चैप्टर्स है उसका, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा सब लोग। स्कोप ऑफ सप्लाई, सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017, एज पर सेक्शन 7(1) सप्लाई इंक्लूड्स, मैंने बोला ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सब सेक्शन 1, एंड एक और रेफरेंस दिया है सब सेक्शन 2 का, तो वो यहाँ पे दिखा हुआ है एज पर सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 सप्लाई एक्सक्लूड्स, मतलब ये एक्सक्लूड करता है सप्लाई के अंदर क्या क्या नहीं आएगा। तो इसमें लिखा हुआ है subsection 1 clause A, all forms of supply of goods or services both such as sales, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, disposal or any other thing, but for क्या होना चाहिए? याद करो, for furtherance of क्या होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए, तो उसके ऊपर हम जीएसटी लगा देते हैं। फिर डबल ये वाला तो उन्होंने, मैंने जैसा बताया कि नया इंसर्ट किया है इस बार, ओके। तो चांसेस हैं कि एग्जाम में वो लोग आपको पूछे, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने नया इंसर्ट किया हुआ है। नेक्स्ट, import of services for a consideration whether or not in the course of furtherance of business, okay, ये तो पहले से ही था। The activity specified in schedule 1 made or agreed to be made without consideration, मतलब कुछ ऐसी चीज है जिसके ऊपर क्या होता है,
इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे तो कंसिडरेशन होता है तो ही जीएसटी लगता है, बट शेड्यूल 1 के अंदर आपको याद हो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर एसोसिएट एंटरप्राइज से होता है तो उसमें भी क्या लगता है, जीएसटी लगता है। आपने ऐसी एसेट्स को डिस्पोज किया है जिसपे आपने आईटीसी अवेल किया हुआ है तो उसको भी, उसके ऊपर भी क्या लगता है, जीएसटी लगता है। फिर ब्रांच ट्रांसफर मैंने बताया था आपको, एचओ टू ब्रांच ट्रांसफर होता है तो उसको भी हम शेड्यूल 1 में क्या करते हैं, कवर करते हैं, ठीक है। तो वो क्लॉज सी में उन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है। फिर सबसेक्शन 1 ए उन्होंने बताया वेयर सर्टेन एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन कंस्टिट्यूट अ सप्लाई इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 they shall be treated either as a supply of goods or supply of services which is specified in schedule number 2। तो सप्लाई है ये आपको कौन बताएगा कि कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन सप्लाई है, ऐसा आपको कौन बताएगा, तो वो आपको बताएगा 7(1). वो कैसे बताएगा, या तो आपको ए से बताएगा, या तो डबल ए से बताएगा, या तो बी से बताएगा, या तो सी से बताएगा। बट वो सप्लाई कौन से नेचर का है ये आपको कौन बताएगा, तो ये आपको बताएगा शेड्यूल नंबर 2 बताएगा कि नहीं ये इस टाइप का सप्लाई है, कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। समझ में आ रहा है, तो वो आपको शेड्यूल 2 बताएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। उन्होंने बाद में रेफरेंस तो दिया हुआ है, क्लॉज सी के अंदर भी रेफरेंस दिया है कि कुछ ऐसी जगहों पे जहां पे कंसिडरेशन नहीं होता है वहां पे भी जीएसटी लगता है। शेड्यूल 3 याद करो, शेड्यूल 3 जो सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है कि नेगेटिव लिस्ट मतलब ऐसी चीजें जिसपे जीएसटी लगता ही नहीं है, तो उन्होंने सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। अंडरस्टूड एवरीवन, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ये रहा सेक्शन 7 सबसेक्शन 2। ये चीज 3 से 4 मार्क्स की आती है एग्जाम में, ये बात याद रख लेना आप लोग। तो एज पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 सप्लाई एक्सक्लूड्स, तो पूरा का पूरा शेड्यूल 3 दे दिया है। ऐसी चीजें जो शेड्यूल 3 में मेंशन की है, ऐसी चीजें जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इन दी परफॉर्मेंस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज और दे आर एंगेज एज अ पब्लिक अथॉरिटीज। समझ में आ रहा है। जैसे अगर मान लो कि लाइक अगर आपको कोर्ट में कोई फीस वगैरह पे करना है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। जस्टिस वगैरह लेने के लिए कोई जीएसटी थोड़ी लगता है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये सब बातें उसमें लिखी हुई है, तो मैं बता देता हूँ। activities or transactions specified in schedule number 3 such as activities or transaction undertaken by the central government, state government, union territory or local authority in which they are engaged as a public authorities as may be notified by the government on the recommendation of the GST council, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, नोट में लिखा हुआ है एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3, तो नेगेटिव लिस्ट आपको लिखा हुआ है सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय इन द कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, सर्विसेज बाय कोर्ट, ट्रिब्यूनल और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जो सर्विसेज दिए वो सब कुछ इसके अंदर कवर होगा। ये पूरा का पूरा शेड्यूल 3 दिया है। फ्यूनरल, ब्यूरल, सप्लाई ऑफ लैंड और बिल्डिंग, ठीक है ना। लैंड एंड बिल्डिंग इज नॉट अ गुड्स, ठीक है। हायर कंस्ट्रक्शन फेज में होता है तो आपको पता है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने से पहले अगर कोई प्रॉपर्टी आपने बेचा है तो उस पर जीएसटी लगता है, बट अगर बाद में होगा तो जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ओके। कोर्ट का मतलब उन्होंने समझाया है एक्सप्लेनेशन देके। फॉर द पर्पस ऑफ पैराग्राफ 2 द टर्म कोर्ट इंक्लूड्स द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। मतलब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल नहीं आएगा। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आपको पता होगा कि अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर कोई सर्विसेज देता है तो उस पर जीएसटी लगता है, पर उसमें वो एग्जम्पशन का एंट्री नंबर 45 भी याद करना पड़ता है। उसमें ऐसा लिखा है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सिर्फ बिजनेस एंटिटी को सर्विस देगा तो ही जीएसटी लगता है, अगर नॉन बिजनेस एंटिटी को देता है तो नहीं लगता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला आपको पहले कि अमेंडमेंट, सिर्फ अमेंडमेंट डिस्कस नहीं हो रहा। अमेंडमेंट तो सिर्फ एक ही, ये रहा अमेंडमेंट, ये जो बॉक्स किया ये अमेंडमेंट है। आई कुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 2 and 3 minutes। मैंने आपको बताया होता कि ये अमेंडमेंट है, देख लो हो गया अमेंडमेंट खत्म। बट उस तरह से नहीं करेंगे, थोड़ा डिटेल में जाएंगे, कुछ चीजें जो उसके बैकग्राउंड में है, ठीक है, उसको मैं बताऊंगा पहले, फिर मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। सो एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। सेक्शन 7 का क्या होगा देखिएगा जरा, ठीक है। कितने सबसेक्शन है, 2, सबसेक्शन 1 एंड दूसरा कौन सा है, सबसेक्शन 2, ठीक है। अगर मैं सबसेक्शन 1 की मैं बात करूं, ऐसे तो मैंने आईडीटी के नोट्स नहीं बनाए, डीटी के तो आपको दे दिए हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन के, ठीक है। आईडीटी के नोट्स जेन्युइनली इस बार नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम, बट डीटी के मैंने बना के दिए आपको, ठीक है। तो वो आप रेफर कर लेना, बट कुछ कुछ जगहों पे मैं इस तरह से टेबल बना दूंगा तो आप रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो। उसके अंदर 3 क्लॉजेस है, इनफैक्ट अभी 4 हो चुके हैं, बट एक
मैं अलग से लिखूंगा ए एंड डबल ए, फिर आपको दिया हुआ है बी एंड फिर आपको दिया हुआ है सी। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है। फिर आपको इसके अंदर एक और रेफरेंस दिया है, दैट इज 1A। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा डीकोड करते हैं। ठीक है, ये क्या बात कर रहे हैं, ये तो मेन सेक्शन हो गया, उसका सबसेक्शन 1 हो गया, वो आपको बताएगा कि एग्जैक्टली सप्लाई में क्या इंक्लूड होता है। मतलब ये बात करता है इंक्लूड का और ये बात करता है दोस्तों एक्सक्लूड का। एक्सक्लूड में उन्होंने लिख दिया कि आप जाके कौन सा शेड्यूल पढ़ लो, शेड्यूल 3, जिसको हम क्या नाम देते हैं, जिसको हम नाम देते हैं नेगेटिव लिस्ट। ओके। इंक्लूड में उन्होंने क्या बोला कि लाइक सब क्लॉज ए, दैट इज एब्सोल्यूट सप्लाई, जिसमें कंसिडरेशन होता है, बिजनेस के लिए करते हो तो दैट इज अ नॉर्मल कमर्शियल ट्रांजेक्शन। ठीक है। डबल ए में उन्होंने क्या बोला पता है, कि जो एसोसिएशन हो गया, क्लब हो गया, अदर देन इंडिविजुअल, वो अपने मेंबर्स को कोई सर्विस देता है या मेंबर्स उनको सर्विस देता है तो उस पर जीएसटी लगेगा। ये बात पहले भी कही थी उन्होंने, बट पहले कहाँ कही थी, किसी और संदर्भ में कही थी, किसी और जगह पे कहा था जहां पे थोड़ा क्लैरिफिकेशन नहीं आया, तो फिर बोल सकते हैं कि उसका डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस कम था, तो उसको उन्होंने उठा के सीधा मेन क्लॉज में ही डाल दिया, बोले इसको इधर डाल दो, डबल ए में डाल दो, थोड़ा स्पेसिफिक चार्ज क्रिएट करो जिसकी वजह से लोग क्या करें, इसको क्लैरिटी के साथ पढ़े। ठीक है। फिर बी की अगर हम बात करें तो बी का था इनपुट था प्लस कंसिडरेशन था। ठीक है। एंड क्लॉज सी में उन्होंने बता दिया शेड्यूल 1, जिसमें 4 चीजें हैं। ठीक है ना, जो आपको पता होनी चाहिए कि ऐसी चीजें जिसपे आईटीसी ले लिया है उसको डिस्पोज करोगे तो जीएसटी देना पड़ेगा वापस। ब्रांच ट्रांसफर हो गया, एचओ ट्रांसफर हो गया, समझ में आ, रिलेटेड पार्टी के साथ मतलब सॉरी प्रिंसिपल टू एचओ, सॉरी प्रिंसिपल टू एजेंट वाला ट्रांजेक्शन हो गया। तो ये सब चीजें उन्होंने शेड्यूल 1 में बताई हुई है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, ये पूरा करके जाना, 4 से 5 मार्क्स का आता ही है। समझ में आ गया दोस्तों सबको अमेंडमेंट क्या था, क्या उन्होंने अमेंडमेंट क्या किया? क्लियर है एवरीवन? तो आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो, पेस स्लो रहेगा अपना। बोलिए, समझ आ गया सबको? क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अमेंडमेंट क्या था वो ध्यान रखना, वो तो ध्यान रखना ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये चीजें जो मैं जैसे जैसे मुझे लगेगा कि यहाँ पे जरूरत है तो मैं बता के दे दूंगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्या अमेंडमेंट हुआ है? अभी बात करते हैं कंपोजिशन लेवी का। ठीक है, क्या अमेंडमेंट हुआ है? छोटा अमेंडमेंट है, ज्यादा बड़ा नहीं है इसमें अमेंडमेंट। ठीक है, तो कंपोजिशन लेवी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो सेक्शन का रेफरेंस पता होना चाहिए कि क्या रेफरेंस है सेक्शन का, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सो अमेंडमेंट क्या हुआ है उसको बाद में देखते हैं, पहले चैप्टर का थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। आप सब लोगों को कंपोजिशन स्कीम के बारे में तो पता ही है कि कंपोजिशन स्कीम होता क्या है। तो इट इज नथिंग बट द वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन सिस्टम which is not available to all taxpayers, but is available to small taxpayers. जो लोग small taxpayers हैं उनको ये बेनिफिट मिलता है। तो आप सब लोगों को पता होगा सेक्शन 10 में 2 सबसेक्शन है, एक है सबसेक्शन 1 और एक है सबसेक्शन 2A। जो लोग दोस्तों गुड्स सप्लाई करते हैं या गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो लोग यहाँ पे कवर होते हैं। ठीक है, पर जो लोग सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं वो लोग 2A में कवर होते हैं, मतलब सर्विस वाले भी कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं। अगर हम बात करें सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 का, ठीक है, तो उसमें आपको पता होगा एक 1.5 करोड़ का लिमिट है और एक 75 लाख का लिमिट है। ठीक है, कुछ स्टेट्स हैं जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है तो वहां पे 75 लाख का लिमिट है, एक स्टेट को छोड़कर बाकी सब जगह कितना है, 1.5 करोड़ है। हिमाचल हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, वहां पे भी 1.5 करोड़ का लिमिट है। ठीक है, तो अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ या 75 लाख से कम है तो आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हो, ये आपको पता होगा। ठीक है, वो उसमें परसेंटेज होता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर का है, फिर रिटेलर का है। ठीक है, अभी कुछ ऐसे लोग होंगे, आपको पता था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। एक बात इसमें मैं और भी बताता हूँ, ये अमेंडमेंट नहीं हुआ है दोस्तों, ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि चैप्टर का ऐसा कुछ हिस्टोरिकल, मतलब हिस्टोरिकल तो नहीं बोल सकते, बट उस चैप्टर का ये बैकग्राउंड म्यूजिक है जो मैं देना चाहता हूँ आपको। तो उन्होंने क्या बोला
कि अमेंडमेंट ये सब लिमिट वगैरह में अमेंडमेंट नहीं है कि ऐसे कोई स्टेट निकाल दिया या फिर टर्नओवर इतना था तो इतना कर दिया, ऐसा कोई चेंजेस उन्होंने नहीं किया। उन्होंने चेंजेस क्या किया उसके बारे में मैं बात करता हूँ। इसमें एक और भी लिमिट था, आपको पता होगा कि मार्जिनली अगर आप कुछ मतलब मान लीजिए कि इफ यू आर अ गुड सप्लायर, ठीक है ना, तो अगर आप गुड सप्लाई करते हो तो आप सर्विसेज सप्लाई नहीं कर सकते। बट उन्होंने मार्जिनली एक बात उन्होंने कही थी कि हम आपको एक काम करते हैं, हम आपको कुछ हद तक क्या करने देते हैं, सर्विसेज सप्लाई करने देते हैं। तो वो मैंने बोला था 10% और क्या होता है 5 लाख विचएवर इज क्या था हायर, कुछ अमाउंट तक आप गुड्स के साथ साथ सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये सब बातें तो पहले भी थी, अभी भी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए। बट आपको पता होगा कि कुछ ऐसे, ध्यान से समझना दोस्तों, कुछ ऐसे लोग, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, मैं मैन्युफैक्चरर की बात कर रहा हूँ, रिटेलर की बात नहीं कर रहा हूँ। फ्यू मैन्युफैक्चरर्स नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन, उसमें उन्होंने अमेंडमेंट किया है, ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, तो पहले है ना दोस्तों, पहले 4 थे, अभी उन्होंने 8 कर दिए। तो पहले 4 थे, अभी 8 कर दिए, वो फोटो के साथ दिया इंस्टीट्यूट ने। आपको पता होगा कि आइसक्रीम वाले जो लोग होते हैं, आइसक्रीम का मैन्युफैक्चरर और रिटेलर नहीं, वो लोग कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। फिर कौन वाले लोग, पान मसाला लोग, ठीक है ना, पान मसाला वाले नहीं आएंगे। फिर कौन लोग, टोबैको वाले नहीं आएंगे, ठीक है ना। फिर वो एरिएटेड वाटर्स वाले नहीं आएंगे, ये सब आपको पता होगा, ठीक है। ये 4 तो नाम आपको पता थे, ठीक है। बट अभी उन्होंने एक 4 नाम और जोड़ दिए, मतलब 4 तो थे ही, 4 प्लस और जोड़ दिए, ठीक है, मतलब 8 हो गए अभी नाम, ठीक है। वो लोग भी कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते, ठीक है। मतलब जैसे मान लो कि फ्लाई ऐश हो गया, ठीक है, या तो ब्रिक्स हो गया, ओके, जिसमें जिसमें 90% से ज्यादा उन्होंने वो राख राख फ्लाई ऐश मतलब राख का इस्तेमाल किया है, तो वो लोग भी कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते, ठीक है। तो आप देखोगे ना, तो यहाँ पे ये 4 अलग अलग जबरदस्त इमेज बना के दिए, देखो ये मैकडोनल्ड का सॉफ्टी बना के दिया आपको, ठीक है ना। तो ये लोग आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर है तो नहीं आएंगे ये लोग, मतलब ये तो रेस्टोरेंट वाला बिजनेस है, बट स्टिल कोई बात नहीं, अपने ज्यादा लोड नहीं लेते अपने में। ऐसे याद रखो कि ये आइसक्रीम है, किसका आइसक्रीम है वो जाने दो। फिर आपको दिया है पान मसाला, किसका है वो जाने दो, पान पराग का दिया हुआ है, ठीक है ना, वो ब्रांडिंग करे वो लोग। फिर आपको दिया हुआ है टोबैको, टोबैको में सब दिया हुआ है, देखो अलग अलग टाइप का वैरायटी दिया है, बीड़ी दिया है, सिगरेट दिया है, फिर अलग अलग टाइप का बीड़ी दिया है, डिपेंडिंग के जो रिक्वायरमेंट होता है। फिर एरिएटेड वाटर्स, ये लोग तो थे ही पहले से, ये लोग तो पहले से थे। तो सर नया क्या हुआ, तो नया अमेंडमेंट ये हुआ है, उन्होंने ये लिखा हुआ है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 ऑनवर्ड्स, fly ash bricks on the fly ash aggregate with the 90% of the fly ash content, fly ash blocks मतलब वो ईंटें वगैरह हो गई, ठीक है ना, वो ब्लॉक्स भी उन्होंने देखो बना के दिए ब्लॉक्स, ठीक है, ये ब्लॉक बना के दिया है। फिर उन्होंने दिया हुआ है ब्रिक्स और द फॉसिल मिल्स और द सिमिलर सिलियस, क्या लिखा हुआ है अर्थ, ये भी कवर नहीं होगा। फिर बिल्डिंग ब्रिक्स, इनको भी निकाल दिया बाहर, ठीक है, ईंटें वगैरह होगा। फिर वो आपने देखा होगा ना रूटिंग टाइल्स होती है वो, जैसे वो आई थिंक मिट्टी के जो अपने पतरे लगा के नहीं करते, वो लोग भी आ गए इसमें कवर, ठीक है। इन लोगों को कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये सब लोग कौन है दोस्तों, ये सब के सब लोग कौन है, मैन्युफैक्चरर कौन है, ये भी कौन है, मैन्युफैक्चरर, ठीक है। ये लोग कवर नहीं होंगे कंपोजिशन स्कीम में। तो ये अमेंडमेंट था, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है a registered person making a supply of the above goods is also not eligible to pay concessional tax under the said notification in the case of the Gulab Singh Chauhan held that the preparation of the gutka in the pan shop is akin to manufacture on account of the process of the preparation of being that mixing of the different bought out ingredients and the resultant product having the distinct name and use. Thus, the preparation of gutka at the pan shop for the sale of covered the second proviso in the table given in the notification. Both pan masala goods covered under the chapter 24 are listed as the goods for which composition cannot be obtained. मतलब वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जो लोग पान शॉप पे वो गुटखा वगैरह मिक्स करके नहीं देते, अलग टाइप का कुछ मसाला बना के दे दिया, वो लोग भी कवर नहीं होंगे इसमें, ऐसा वो लोग लिख के दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखें। ओके, समझ आ गया क्या अमेंडमेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई में देख लिया।
कंपोजिशन का मैंने बता दिया। अभी नेक्स्ट एक और अमेंडमेंट करते हैं जो तो एग्जाम में मुझे लगता है कि पूछेंगे ये आपको, पेज नंबर 7 पे आपको दे रखा है, दैट इज अ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, आरसीएम में अमेंडमेंट किया और ऐसे बोल सकते हैं कि थोड़ा बड़ा अमेंडमेंट भी है। ठीक है, जो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अभी आरसीएम की अगर हम बात करें तो क्या अमेंडमेंट क्या हुआ है, पहले तो उसके बारे में हम समझ लेते हैं कि अमेंडमेंट उन्होंने क्या कवर किया है। तो आरसीएम में एक सेक्शन आपको पता होगा, ठीक है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। ठीक है, और एक और सेक्शन है सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। ठीक है, ये दो चीजें उन्होंने अमेंड की है। अभी क्या होता है कि इन दोनों ही केस में आरसीएम तो लगता ही है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, बट ये मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है उसके बारे में बात करते हैं कि हाउ दिस मैकेनिज्म वर्क्स, कैसे काम करता है। मैं कहना ये चाहता हूं कि मैकेनिज्म कैसे काम करता है, तो आप सब लोगों को पता है। अगर मैं बेसिक आइडिया दे दूं, जैसे कुछ सर्विसेज होती हैं जिसमें सप्लायर का लोकेशन अवेलेबल नहीं होता, तो इन दैट केस इट इज डिफिकल्ट टू कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम द सप्लायर, सो वी आर टेकिंग द जीएसटी फ्रॉम द रिसिपिएंट। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेस आउट द सप्लायर, सो दैट वी आर चार्जिंग एंड वी आर कलेक्टिंग द टैक्स फ्रॉम द रिसिपिएंट। लाइक इन केस ऑफ द इंश्योरेंस एजेंट, हम इंश्योरेंस एजेंट से जीएसटी नहीं लेते, बट हम इंश्योरेंस कंपनी से लेते, विच इज द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई। क्यों ऐसा करते? बिकॉज द सप्लायर जो इंश्योरेंस एजेंट है उसकी तादाद काफी ज्यादा है, और सामने जो रिसिपिएंट है वो गिन के इंडिया में मान लो 50 से 100 इंश्योरेंस कंपनी होगी, उससे ज्यादा तो होगी नहीं। तो इट इज बेटर टू टेक द जीएसटी फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो ये सब बातें हमने की हैं। कुछ केसेस में जैसे वो रिकवरी एजेंट वाला आपने देखा होगा, तो उसमें जीएसटी कौन लेता है? तो उस केस में बैंकिंग वाले जीएसटी पे करेंगे। वो आपने ऑथर वाला देखा होगा, सिंगर वाला देखा होगा, उन सब पे जीएसटी कौन लेता है दोस्तों? तो उस केस में जीएसटी जो होता है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पब्लिशर पे करता है। फिर एक नया उन्होंने कॉन्सेप्ट ऐड किया था, ठीक है, लास्ट हम बोल सकते हैं कि लाइक एक कॉन्सेप्ट आपने ऐड किया था कॉल्ड इको, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। इसमें अमेंडमेंट हुआ है, ये तो पहले भी था अभी भी है ही, बट उसमें उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन ऐड किया हुआ है। ठीक है, जो जिसमें अमेंडमेंट हुआ, आई थिंक इट इज अ मेजर अमेंडमेंट। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना, कोई डाउट आए तो पूछ लेना। ठीक है, तो उन्होंने क्या अमेंडमेंट क्या किया है, तो अगर इको, जैसे अगर मैं बात करूं, इको से हम कौन सी सर्विसेज लेते हैं, तो सबसे पहले तो वो जोमेटो स्विगी आपके दिमाग में आया होगा, बट वो छोड़ो, भी रहने दो उसको, अपने दूसरी बात करते हैं। तो इको से कौन सी सर्विसेज लेते हैं? तो एक तो हम सर्विसेज लेते हैं, कौन सी सर्विसेज? रेडियो टैक्सी, उसमें सब आ गया। ठीक है, कौन आ गया? तो उबर आ गया, ओला वाला आ गया, ठीक है, रैपिडो आ गया, रैपिडो करके भी आया ना, वो भी आ गया। ठीक है, वो सब आ गया इसमें। और ये तो सिर्फ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज वाले थे, दूसरे दूसरे वाले भी आ गए अभी। तो आपने सुना होगा नया नया नाम, पोर्टर। ठीक है, फिर उसके बाद आई थिंक सो वो कौन सा वाला है, अभी बस, ऐसा वाला भी है ना, कोई आया ना, अभी बस। अभी बस मतलब ऐसा नाम है। फिर आपने सुना होगा रेड बस। ठीक है, फिर आइस ऑन व्हील, आई थिंक सो, ऐसा मैंने बहुत सारे ट्रकों पे नाम स्टिकर चिपका हुआ देखा हुआ, आइस ऑन व्हील। बहुत सारे नाम है ऐसे, ठीक है ना, जो अभी नए नए इको के तौर पे आए। ठीक है, तो इस सब पे तो आरसीएम था ही। तो उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन ये ऐड किया कि जो गुड्स व्हीकल होते हैं, पैसेंजर व्हीकल तो है ही, बट जो लोग गुड्स व्हीकल रन करते हैं ना, वो लोग भी इसमें कवर करते हैं। क्योंकि उन्होंने वर्ड वहां पे पैसेंजर व्हीकल नहीं लिखा है, एनी व्हीकल लिखा है। तो कोई भी व्हीकल जो आप इको के थ्रू बुक करते हो, कि लाइक एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना है, तो आपने पोर्टर करवा दिया, ठीक है, तो वो आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा। ठीक है, तो आपने अल्टीमेटली तो इको वाली सर्विस ही क्या की है, यूज की है ना, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। बट जीएसटी कौन पे करेगा? तो जीएसटी पे कौन करेगा? इको पे करेगा। ठीक है, नंबर 2, अभी वो टैक्सी ड्राइवर के पास थोड़ी जीएसटी नंबर होगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक जीएसटी फ्रॉम दैट ड्राइवर और दैट पोर्टर ड्राइवर। और ये ओला और रैपिडो वाले से होगे क्या? नहीं। नेक्स्ट, दूसरा क्या था, इको की बात कर रहा हूं, दूसरा था अकोमोडेशन सर्विसेज। मतलब आपने क्या बुक करवाया है, होटल, मोटेल,
इन गेस्ट हाउस, ठीक है, धर्मशाला, ठीक है, जो भी है, मतलब आपने अकोमोडेशन सर्विसेज भी, आप मेक माई ट्रिप है, गो आई बी वाला, ईज माई ट्रिप वाला है, ठीक है, तो मैं नाम लिख देता हूँ, MMT हो गया, ठीक है, फिर EMT हो गया, ईज माई ट्रिप वाला हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, नाम तो बहुत लंबे लंबे हैं, तो वो लोग भी इसमें कवर हो गए। नंबर 3, और कौन सी सर्विसेज आप ले सकते हो, तो हाउसकीपिंग सर्विसेज, जो आप किससे ले सकते हो दोस्तों, वो इको से ले सकते हो। तो दूसरा हो गया हाउसकीपिंग सर्विसेज। हाउसकीपिंग में मुझे जहां तक याद आ रहा है, एक ही नाम याद आ रहा है, बाकी और भी होंगे, अर्बन क्लैप, ठीक है, ये सब आपने जाने पहचाने से नाम आपने देखे होंगे, ठीक है, ये तीन ही चीजें थी इको के अंदर, तीन ही थी। जो आप सोच रहे थे ना इको, जोमेटो स्विगी, वो तो था ही नहीं। तो इन्होंने इस साल से इस साल से मेरा मतलब है विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of January 22 onwards, they have covered the restaurant services as well, ठीक है ना, मतलब क्या होता था, रेस्टोरेंट सर्विसेज भी उन्होंने कवर कर दिया। ओके, तो जो जोमेटो और स्विगी से जो खाना मंगवाते हो, तो मान लो कि जो रेस्टोरेंट से वो खाना लेके आ रहा है, अगर वो GST रजिस्टर्ड पर्सन नहीं, ध्यान से समझना, क्योंकि तो सर हमने तो पढ़ा था सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की, अगर आप गुड्स बेचते हो तो इको को कंपलसरी नंबर लेना है, इको को भी लेना है, इको के सप्लायर को लेना है, पर वहां पे गुड्स लिखा हुआ है, रेस्टोरेंट सर्विस इज नॉट सप्लाइंग गुड्स, वो सर्विसेज सप्लाई करते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा चंक अनटैक्स रह गया। गवर्नमेंट ने बोला ये तो यार गलत हो गया, तो रेस्टोरेंट सर्विसेज को उन्होंने क्या बोला कि जो अनरजिस्टर्ड सर्विसेज, अनरजिस्टर्ड रेस्टोरेंट वाले हैं, वो लोग जोमेटो स्विगी से तो गुड सप्लाई करते ही हैं। अरे हर कोई रजिस्टर्ड है, चाय की टपरी वाला भी रजिस्टर्ड है, पानीपुरी वाला भी रजिस्टर्ड है, अरे कोई भी रजिस्टर्ड हो सकता है जोमेटो स्विगी के ऊपर, ठीक है, कोई ठेला लगा के बैठा है वहां पे भी वो रजिस्टर्ड हो सकता है। तो अभी इस केस में दिक्कत ये हुई कि GST ले कैसे, तो वो जो मान लो कि चाय की टपरी वाला है, ठीक है, उसने कुछ अतरंगी नाम दे दिया, अभी नाम अतरंगी होगा तो जल्दी चलेगा, कितना दूर तक चलेगा वो पता नहीं, पर चलेगा जरूर। तो अभी आपने कुछ नया नाम दे दिया, अभी वो GST आएगा कैसे उसके ऊपर, वन टाइप ऑफ सर्विसेज तो आप अवेल कर ही रहे हो। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, किसको पकड़ते हैं, इको को पकड़ते हैं, ठीक है, किसको पकड़ते हैं, इको को। मतलब अगर आप जोमेटो स्विगी से खाना मंगवाते हो, ठीक है, और ऐसे सप्लाई चेन से आता है, मतलब ऐसे रेस्टोरेंट चेन से आता है जहां पे GST क्या होता है दोस्तों, वो रेस्टोरेंट वाला नहीं लगाता, क्यों, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है, थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं, तो उनको GST पे करना नहीं होता था। तो इको वाला भी नहीं लेता था GST, कुछ जगहों पे ऐसा था, बट वो बात अलग है कि इको वाले लेते ही थे, उसमें बहुत बड़ा स्कैम भी हुआ है। बट अभी इस केस में उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि अगर रेस्टोरेंट से खाना मंगवाओगे, चाहे चाय की टपरी से मंगवाओ या 5 स्टार रेस्टोरेंट से मंगवाओ या कहीं से भी मंगवाओ, फिर 5 स्टार रेस्टोरेंट में उन्होंने छोटा अमेंडमेंट एक और किया जो थोड़ी देर पे आ रहा हूँ, तो उस पर GST चार्ज होगा, बट GST कौन पे करेगा, रेस्टोरेंट वाला नहीं पे करेगा, कौन पे करेगा, इको, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा। बट बट आप याद करो, उन्होंने ये लिखा हुआ है इसके अंदर, और इसमें ये क्लाउड किचन भी आ गया, ठीक है ना, कौन सा, इसमें ये क्लाउड किचन भी आ ही गया है, ठीक है। अभी क्या था दोस्तों, अकोमोडेशन सर्विसेज, और अगर मैं हाउसकीपिंग सर्विसेज की बात करूं ना, तो इन दोनों केस में जो RCM था ना, ध्यान से समझना, थोड़ा हो सकता है कि आपको ना याद हो, इन दोनों ही केस में जो RCM था ना, वो RCM जो था वो कंडीशनल था। कंडीशनल से मेरा मतलब क्या है, कंडीशनल से मेरा मतलब ये है कि अगर अगर सप्लायर क्या हुआ, सप्लायर अनरजिस्टर्ड हुआ तो ही RCM काम करता, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड हुआ, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर सप्लायर क्या हुआ दोस्तों, रजिस्टर्ड हुआ, रजिस्टर्ड से क्या, कि जो होटल वाला है वो रजिस्टर्ड है, तो उस केस में नो RCM, ऐसा था। पर ये सिर्फ सिर्फ और किस में था, 2 और 3 नंबर में ही था। आप समझ रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, अकोमोडेशन सर्विसेज पे GST इको कब पे करेगा, अंडर 95, इफ दैट पर्टिकुलर होटल इज अनरजिस्टर्ड अंडर GST। But if that hotel is registered under GST, then the eco will not pay the GST under RCM. In that case, 95 will not work if the hotel and the housekeeping person is already registered in their business. Understood, everyone? Because this all are services, not goods. Goods में तो compulsory number लेना पड़ता है,
अगर आप गुड्स बेचते हो इको के थ्रू, अमेजोन फ्लिपकार्ट के थ्रू, तो जो गुड्स बेचने वाला है उसको कंपलसरी नंबर लेना ही पड़ता है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? बट रेडियो टैक्सी में क्या था पता है? रेडियो टैक्सी में चाहे वो रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है रेडियो टैक्सी वाला, उससे फर्क नहीं पड़ता, इको को कंपलसरी देना ही पड़ेगा जीएसटी। तो अभी बात करते हैं जो नया नवेला ऐड किया है उन्होंने, रेस्टोरेंट सर्विसेज। तो रेस्टोरेंट सर्विसेज में ध्यान देना दोस्तों, क्या मैं बोलने जा रहा हूँ। अगर आपने खाना नॉन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस से मंगवाया होगा, मैं समझाता हूं कि नॉन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस क्या होता है। एंड दूसरा उन्होंने लिखा है कि अगर आपने खाना कहां से मंगवाया है, स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। तो अगर आपने खाना नॉन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस से मंगवाया है तो उस केस में चेक करना है, उस केस में चेक ये करना है, नॉन स्पेसिफाइड से आएगा तो आरसीएम लग जाएगा, इको जीएसटी पे करेगा। बट अगर स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस से मंगवाया होगा तो कौन जीएसटी पे करेगा? तो वो रेस्टोरेंट या तो फिर होटल वाला पे करेगा। तो अभी आपने देखा होगा कि कुछ होटल्स ऐसी होती है जिसमें वो उनका किचन इनबिल्ट, मतलब अंदर ही होता है रेस्टोरेंट, ऊपर 5 स्टार होटल है, नीचे फेमस किचन, मतलब वो रेस्टोरेंट। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अगर आपने होटल से या रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया है, जहां पे कौन सी सर्विसेज दी जाती है दोस्तों? जहां पे अकोमोडेशन सर्विसेज की दी जाती है। मतलब आपने स्विगी जोमेटो से ऑर्डर किया है, बट ऐसी जगह से ऑर्डर किया है जहां पे ऑलरेडी अकोमोडेशन फैसिलिटी भी दी जाती है। और अगर अकोमोडेशन फैसिलिटी 7,500 रुपए पर रूम, और पर रूम में भी एनी रूम, अगर कोई भी जगह से आप खाना मंगवाते हो वहां पे होटल का एक दिन का रेंट कितना है, 7,500 रुपए से ज्यादा है, तो वो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में आ जाएगा। तो अगर स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में आएगा तो नो आरसीए। समझ रहे हो दोस्तों मैं क्या बोलूं? तो अभी मान लो 5 स्टार होटल से खाना मंगवाया, तो 5 स्टार होटल से खाना मंगवाया तो उसका तो रेंट 7,500 से तो ज्यादा ही होगा किसी भी सिंगल रूम का। तो अगर 7,500 से ज्यादा होगा तो उस केस में इको जीएसटी नहीं पे करेगा। कौन पे करेगा? वो होटल वाला ही पे करेगा। समझ में आ गया? बट अदर केसेस में क्या होगा? तो अदर केसेस में जीएसटी कौन पे करेगा? तो इको पे करेगा। तो अगर मान लो कि कोई रेस्टोरेंट एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट चेन है, तो रेस्टोरेंट चेन होगा तो उस केस में कौन जीएसटी पे करेगा दोस्तों? तो उस केस में जो इको वाला होगा वो पे करेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, सो ये ध्यान रखें। क्लियर? ये अमेंडमेंट उन्होंने किया है, अमेंडमेंट ये वाला है। ठीक है, तो मैंने चारों चीजें आपको बता दी। 9.5 में जो इको वाली बात उन्होंने की है, ध्यान से समझना दोस्तों। 9.5 तो इको कौन सी सर्विसेज देता है? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब रेडियो टैक्सी हो गया या फिर मोटर व्हीकल, एनी टाइप ऑफ दैट। Number 2, accommodation services. Number 3 is the housekeeping services. Number 4, which is newly inserted, that is nothing but the restaurant services. Okay, done everyone? ठीक है, सो ये ध्यान रखें। पर डे है 7,500 रुपए पर डे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा लंबा लंबा लिखा होगा, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना है एग्जाम में ये मेरे हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 9.5 and section 5 subsection 5 of the IGST Act 2017 deals with the taxability of the supply of services. Output tax which shall be paid by e-commerce operator, even though the e-commerce operator is not, उसमें वो TCS का प्रोविजन भी आ जाएगा। सेक्शन 52 का TCS डिडक्ट करना पड़ेगा। मतलब जो इको होगा वो पेमेंट करेगा तो TCS डिडक्ट करेगा। E-commerce liable to comply with the GST provision as if he is the supplier of services and liable to pay taxes. मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ supplier of services का। In case service not are notified in the 9.5, actual supplier of services need not be required to get registration even if the turnover exceeds the threshold limit unless stated otherwise. ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना। तो वो जो क्लाउड किचन का मैंने बात किया, तो क्लाउड किचन का तो नॉर्मली क्या होता है कि उनका जो बिजनेस होता है वो इस तरह के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही होता है। अगर रेस्टोरेंट सर्विसेज हैं जिसमें स्पेशली वो क्या करता है, क्योंकि वहां पे क्लाउड किचन वर्ड स्पेसिफिकली उन्होंने यूज किया। ठीक है, आई विल कम टू दैट। लिस्ट ऑफ द सर्विसेज नोटिफाइड इन 9.5, तो उसमें पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल, बट आप ऐसे याद रखो उन्होंने वर्ड यूज किया है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज एज वेल एज द अदर मोटर व्हीकल। ठीक है ना? जो किसके थ्रू होता है?
जो किसके थ्रू होता है दोस्तों? अदर व्हीकल, मतलब जो पोर्टर वगैरह मंगवाया या फिर कुछ भी मंगवाया उन सब से भी यहाँ पे कवर होगा, ठीक है ना। उसके बाद रेडियो टैक्सेस एंड मैंने जैसे बताया आपको मोटरसाइकिल, मोटर व्हीकल जो भी है, ठीक है ना, जो चीजें आप इको के थ्रू मंगवा सकते हैं। अकोमोडेशन सर्विसेज, तो अकोमोडेशन में मैंने जैसा बताया होटल, गेस्ट हाउस हो गया, हाउस कीपिंग सर्विसेज, प्लम्बरिंग, कारपेटिंग, ठीक है, तो उसमें भी वही होगा। एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज, रेस्टोरेंट सर्विसेज में उन्होंने लिखा है सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज अदर देन द सर्विस सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट and the eating joint etc located in which premises, specified premises, ठीक है। specified premises में होगा तो नहीं लगेगा RCM। now what do you mean by specified premises? तो specified premises means premises providing the hotel accommodation service having the declared tariff of any unit accommodation above 7,500 rupees per unit per day, okay, or equivalent. Restaurant is supplying services through e-commerce only. He is not required to get registered under GST. In case is already registered, he may continue with the such registration, get them deregistered under क्या लिखा हुआ है GST। तो जो क्लाउड किचन वालों ने, जिन लोगों ने नंबर ले लिया है और वो लोग सिर्फ इस तरह से ऑपरेट करते हैं, वो लोग अपना नंबर क्या करवाए, कैंसिल तो नहीं बट वापस से अनरजिस्टर्ड हो सकते हैं। आगे समझ में, ठीक है। GST on services supplied by restaurant through e-commerce operator, तो उसमें लिखा है वुड इको हैव टू स्टिल कलेक्ट द TCS विद TCS इन कंप्लायंस विद द सेक्शन 52 ऑफ द CGST एक्ट। तो इसमें लिखा है as restaurant service has been notified under section 95, eco shall be liable to pay GST on restaurant services provided through the eco. Accordingly, the eco will no longer require to collect TCS and file GST or aid in respect of the restaurant service on which pays tax in terms of 95. On the other goods or service supplied through eco which are not notified in 95, eco will continue to pay TCS in terms। अभी TCS तो क्या होता है पता है दोस्तों? TCS आपको डिडक्ट कब करना होता है? जब टैक्स कौन पे करता है? सप्लायर, ठीक है। बट TCS आपको तब डिडक्ट नहीं करना है जब टैक्स RCM में आता है। समझ में आ रहा है ना? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का मतलब क्या होता है? किसी और से टैक्स कलेक्ट करके देना। यहाँ पे तो इको खुद ही टैक्स पे करे तो क्या किससे, खुद से थोड़ी कलेक्ट करेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वो पूरे पैराग्राफ का ये मतलब निकलता है कि अगर इको वाला GST पे कर रहा है तो उसके इसमें TCS डिडक्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वुड इको हैव टू मैंडेटरीली टेक अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन with respect to the supply of restaurant services through them even though they are registered to pay GST and services on their own account, ठीक है। मतलब अभी क्या होता है कि लाइक आपके पास ऑलरेडी नंबर है तो अलग से कोई नंबर लेने की जरूरत नहीं है, वो वहां पे लिखा होगा। Would ICO be liable to pay tax on supply of restaurant services made by unregistered business entity? Yes, मैंने बोला ना चाय की टपरी वाला तो अनरजिस्टर्ड ही होगा, तो उस पे GST कौन पे करेगा? तो उस पे GST ICO पे करेगा, ठीक है। What would be the aggregate turnover of the person supplying restaurant services through ICO? मतलब अभी क्या होता है कि जब इको के थ्रू गुड सप्लाई करते हो तो वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर में तो इंक्लूड होगा ही ना। मतलब वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि क्या वो एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना, तो वो इंक्लूड करेंगे। अब कैन द सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज मेड थ्रू इको बी रिकॉर्डेड एज अ इनवर्ट सप्लाई ऑफ इको? मतलब जो सप्लाई रेस्टोरेंट ने किया है क्या वो इको के लिए इनवर्ट सप्लाई हो सकता है? क्या इको वहां पे सर्विसेज को रिसीव कर रहा है कि सिर्फ उस सर्विसेज को ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। तो हियर इन दिस केस द इको इज नॉट द रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। समझ में आ रहा है ना? इको इस केस में रिसिपिएंट नहीं है, क्योंकि अगर हम उसको रिसिपिएंट बोलेंगे ना तो वो तो क्या बोलेगा, ये तो मेरे लिए इनपुट सर्विस हो गया। तो इको क्या है? इको दोस्तों वो रेस्टोरेंट वाले से खाना लेकर या रेस्टोरेंट जो सप्लायर है उससे उसका कांटेक्ट किसके साथ बिल्ड करवाता है? जो अल्टीमेट रिसीवर होता है उसके साथ। सो हियर इन दिस केस इको इज नॉट एक्टिंग एज अ रिसिपिएंट, दे आर एक्टिंग एज अ वी कैन से अ फैसिलिटेटर बिटवीन द सप्लायर एंड द रिसिपिएंट ओनली, ठीक है ना। दैट इज अ कॉन्टेक्ट बिल्डिंग प्रोसेस। तो हियर इन दिस केस इको इज नॉट द रिसिपिएंट। इफ द इको इज रिसिपिएंट देन इट इज अ प्रिंसिपल टू इको रिलेशनशिप, मींस प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशनशिप। समझ में आ रहा है? देन फिर इको अल्टीमेट सप्लायर को भेजेगा तो फिर वो तो डिप्लोम मतलब पूरी तरह से सिचुएशन चेंज हो जाएगी। तो इको इज नॉट द रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखिए। तो वो इनको उसके लिए क्या है? इनवर्ट सप्लाई नहीं है, ठीक है।
एंड इनफैक्ट आपको पता ही होगा, आरसीएम में आपने पढ़ा ही है कि जब आपके लिए आरसीएम होता है तो वो आपका इनवर्ट सप्लाई थोड़ी होता है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है, would ICO be liable to reverse proportionate input tax rate on his input goods and services for the reason that the input tax credit is not admissible on the restaurant services? देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट का तो बात ही नहीं, क्यों? क्योंकि आईटीसी आपको मिल ही नहीं सकती, नहीं, ये आपका इनवर्ट सप्लाई है ही नहीं, तो आईटीसी का तो कोई सवाल उठता ही नहीं, ठीक है ना। तो इससे कोई सिचुएशन चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। जो इको है उसका जो स्टेटस है वो तो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। सिर्फ आपको जीएसटी कलेक्ट करना है। अभी जीएसटी इको अपने जेब से थोड़ी दे रहा है, वो तो अल्टीमेटली अपने जैसे लोग जो खाना मंगवाते हैं उनसे ही लेके देगा ना गवर्नमेंट को, ठीक है। कैन इको यूटिलाइज द इनपुट टैक्स राइट टू पे टैक्स? अगर इको के पास आईटीसी का बैलेंस पड़ा है तो क्या वो जीएसटी जो आरसीएम में पे करना है उसके सामने ये आईटीसी यूज कर सकता है? नहीं यूज कर सकता। मैंने आपको बताया हुआ है कि आईटीसी सिर्फ और सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई के सामने यूज हो सकता है। यहाँ पे आरसीएम में जो होता है वो इनवर्ड सप्लाई होता है, ठीक है। सो ये ध्यान रखें, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। 8, 9, 10 आप पढ़ सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो, कोई इश्यू आएगा नहीं। समझ आ गया सबको क्या अमेंडमेंट उन्होंने किया है? कोई डाउट हो तो पूछ लो। कोई डाउट है दोस्तों तो पूछ लो। समझ में आ गया ना सबको कि क्या उन्होंने इंसर्शन किया है? सब लोग बताइएगा जरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभी जो अमेंडमेंट हमें करने हैं दैट इज रिलेटेड टू द इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। आईटीसी का अमेंडमेंट है, फिर हम एग्जम्पशन का अमेंडमेंट करेंगे। अनस्पेसिफाइड रेस्टोरेंट नहीं है, उन्होंने स्पेसिफाइड लोकेशन बताया। स्पेसिफाइड एरियाज का मतलब क्या होता है, या स्पेसिफाइड रेस्टोरेंट मतलब क्या होता है कि जो एक्सक्लूसिवली रेस्टोरेंट होगा तो वो होगा ही नहीं, क्योंकि एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट अकोमोडेशन सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करता। तो उन्होंने क्या बात की है कि जो रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो अकोमोडेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा कब होगा, जैसे ग्राउंड फ्लोर पे रेस्टोरेंट होता है, ऊपर होटल है, ऐसा देखा ही होगा आप लोगों ने। तो अभी उस केस में अगर उस होटल में कोई भी एक कमरे का रेंट 7,500 रुपए से ज्यादा होगा ना, तो उसमें इको जीएसटी नहीं पे करेगा, उस केस में वो स्पेसिफाइड पर्सन पे करेगा। बाकी सब केस में कौन पे करेगा? इको पे करेगा, ठीक है। जो लोग रजिस्टर्ड है वो लोग रजिस्टर्ड रहना मतलब कंटिन्यू करना चाहते तो कर सकते हैं, और जो क्लाउड किचन वाले हैं, जो लोग रिटेल में मानते ही नहीं है, ठीक है, उनके यहाँ सिर्फ और सिर्फ वो, आपने देखा ही होगा क्लाउड किचन, सुना भी होगा, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होगा कि उस केस में जीएसटी सिर्फ इको को ही पे करना है। तो इट वुड बी एडवाइजेबल कि आपने नंबर लिया है तो नंबर क्या करवा दो, डी रजिस्टर्ड करवा दो, क्योंकि अननेसेसरी आपको तो पे करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। अभी बढ़ते हैं आगे की तरफ। इनपुट टैक्स क्रेडिट के जो अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है, क्या अमेंडमेंट्स उन्होंने किए? मेरे हिसाब से ये लोग आपको थियरी में पूछ सकते हैं, थोड़े पावर बेस्ड अमेंडमेंट्स हैं यहाँ पे, कोई लिमिट वाला अमेंडमेंट नहीं। कुछ पावर्स जो हैं वो उन्होंने इनिशिएट किए हैं और ऑफिसर्स को पावर दिए हैं कि अगर आपके पास ऐसा कोई केस आता है तो आप इसको इस तरह से हैंडल करिएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने जैसा आपको बताया कि थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं।
आईटीसी का मतलब क्या होता है कि जो टैक्स आप अपने सप्लाई पे करते हो, मतलब जो से टैक्स आप अपने सप्लाई पे करने वाले हो, या जो टैक्स आप अपने आउटपुट पे कर रहे हो, तो ऑब्वियस है कि गुड्स का आउटपुट मतलब बेचने के लिए, गुड्स को सप्लाई करने के लिए आपने कुछ रिसीव तो किया ही होगा, गुड्स सर्विसेज कैपिटल गुड्स कुछ ना कुछ तो रिसीव किया होगा, तब जाके आपने उसको बेचा होगा। सो से फॉर द एग्जांपल दिस इज आउटपुट, ये आपका आउटवर्ड है, तो आउटवर्ड डायरेक्ट होता ही नहीं, आप कॉस्टिंग पढ़ते ही हो, तो आउटवर्ड करने के लिए कुछ इनपुट लेना पड़ता है, ठीक है, तो वो इनपुट आप ले, तो अभी ये इनपुट के सामने, ठीक है, सॉरी आउटपुट के सामने जो टैक्स आपने इनपुट पे किया होगा, उसकी क्रेडिट एडजस्टमेंट्स को हम इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। तो इतना याद रख लीजिएगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आप सिर्फ और सिर्फ आउटपुट के सामने ही यूज कर सकते हो। उसके लिए सेक्शन जो है वो है सेक्शन 16, ठीक है। तो सेक्शन 16 में ये लिखा हुआ है कि अगर आपको क्रेडिट चाहिए, मतलब आईटीसी चाहिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए, तो यू शुड हैव बीन द रजिस्टर्ड पर्सन, आपको रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो ही आपको मिलेगा। और रजिस्टर्ड पर्सन के साथ साथ आपको एक टाइम लिमिट में क्रेडिट लेना पड़ेगा, तो टाइम लिमिट आपको पता होगी कि 16(4) में मेंशन की है। किसमें मेंशन की है? 16(4). फिर मैं अमेंडमेंट पे आता हूँ कि क्या अमेंडमेंट उन्होंने किया। तो 16(4) में क्या मेंशन किया उन्होंने? तो 16(4) में ये मेंशन किया हुआ है कि अगर आपको आईटीसी क्लेम करना है तो आपके पास लास्ट डेट क्या है? तो आपके पास लास्ट डेट ये है कि जो आपका सितंबर नेक्स्ट ईयर का, करंट ईयर का नहीं, नेक्स्ट ईयर का सितंबर मंथ होता है, उसका जो जीएसटीआर 3B का डेट होता है, जो सेक्शन 39 में उन्होंने डिफाइन किया है, 3B का जो डेट होता है, और वो जो आपका जीएसटीआर 9 का जो डेट होता है, whichever is earlier, मतलब जिस दिन आप एक्चुअल एनुअल रिटर्न फाइल करते हो, इन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट होगा उस टाइम पे आपको क्रेडिट ले लेना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ये है 16(4) में लिखा हुआ है। तो अगर मान लो कि मेरे पास आज कोई सर्विसेज आई है दिसंबर 22 के अंदर, जिसके ऊपर मैंने 5 लाख रुपए जीएसटी पे किया है, कितना? 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए की जीएसटी की आईटीसी अगर मुझे लेनी है तो मैं कब तक ले सकता हूँ दोस्त? कब तक? तो उन्होंने क्या बोला कि 22-23 है ना, तो 23 चॉइस है क्या आपके लिए? ये 22-23 का है, तो 23 चॉइस का आप कौन सा मंथ ले लो? तो 23 चॉइस का आप कौन सा मंथ ले लो? तो वो ले लो आप सितंबर मंथ, मतलब सितंबर 23 हो गया। अभी सितंबर 23 का, अभी आप अक्टूबर 23 ले लो, अक्टूबर का जो जीएसटीआर 3B का डेट होगा, मतलब वो कौन सा होता है? 20, और जीएसटीआर 9 का डेट ले लो, ठीक है, तो वो होता है 31 दिसंबर 23 होगा। इन दोनों में से जो अर्लियर डेट होगा वहां तक आपको आईटीसी क्या करना पड़ेगा? यूटिलाइज करना पड़ेगा, मतलब उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ऐसा रूल है। सेक्शन सबसेक्शन 4 में लिखा है, 16 सबसेक्शन 4 में जो पहली लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिएगा जरा। Section 16 subsection 4 of the CGST Act, a registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of the any invoice or debit note, credit note, credit note, invoice and debit note for the supply of goods or services both after the due date of furnishing the return under 39 for the month of September following the end of the financial year, which such invoice or invoice relating to such debit note pertains or furnishing the relevant annual return whichever is earlier. एक अप्रोच आपको इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है, कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी, पोजीशन होना जरूरी है। टैक्स इनवॉइस आपके पास होगा तो ही आईटीसी मिलेगा, तो इसमें लिखा है पोजीशन ऑफ पेइंग टैक्स डॉक्यूमेंट, अगर नहीं है तो क्या लिखा हुआ लास्ट में? इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड। बट अगर मान लो आपके पास है, ठीक है ना, टैक्स इनवॉइस का पोजीशन है, तो क्या गुड्स एंड सर्विसेज आपने रिसीव की है? रिसीव नहीं किया, मान लो कि आपने जॉब वर्क करके यहाँ रिसीव किया, तो भी कवर होगा, ठीक है ना, तो जॉब वर्क करके यहाँ पे कवर किए। क्योंकि कुछ केसेस में हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट रिसीव नहीं करते, बट हमारा जॉब वर्कर रिसीव करता है, तो अगर हाँ किया है, ठीक है, पर अगर मान लो नहीं किया है, टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव नहीं किया है, तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। बट मान लो रिसीव किया है, टैक्स एक्चुअली पेड टू गवर्नमेंट, ओके, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? टैक्स एक्चुअली पेड टू गवर्नमेंट, ये अमेंडमेंट हुआ है, यहाँ पे अमेंडमेंट है, ठीक है। कुछ बच्चे जो पुराने होंगे ना उनको थोड़ा बहुत ये याद होगा, रूल नंबर 36 सब रूल 4 आपको पता हो शायद, तो
उसमें क्या था पता है कि आपका जो GSTR 2A जो होता है ना, GSTR 2A का मतलब क्या होता है, जो टैक्स आपने किस पे पे किया है, टैक्स पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई, किसके ऊपर, टैक्स पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई। उसमें क्या होता था कि जितना आपका 2A का बैलेंस है ना, उसमें आप 20% एक्स्ट्रा क्रेडिट ले सकते थे। 20% मतलब 120% जो बैलेंस दिख रहा है ना, तो मान लो आपका बैलेंस 10 लाख रुपए है, तो 12 लाख रुपए की क्रेडिट आप ले सकते हो, ठीक है। और बुक में जितना क्रेडिट है, विच एवर इज क्या था, विच एवर इज लोअर, ऐसा रूल था, आप सब लोगों को पता होगा कि जितना बुक में क्रेडिट है और 120% ऑफ द 2A बैलेंस, विच एवर इज हायर, उतना क्रेडिट, सॉरी विच एवर इज लोअर, उतनी हम क्रेडिट आपको दे देंगे। फिर उन्होंने क्या किया, बोले यार ये तो गलत हो रहा है, तो फिर उन्होंने 5% कर दिया, ठीक है। शायद आपने पढ़ा होगा तब 5% होगा, था ना ये दोस्तों, बताइएगा जरा चैट बॉक्स में कितना था। 36 सब रूल 4 में कितना था, पहले 120 था, मतलब 20% एक्स्ट्रा मिलता था, फिर 5% और एक्स्ट्रा मिलता था, ठीक है, ऐसा सब कुछ था, ठीक है ना। अभी उन्होंने क्या बोला पता है, 0%, मतलब आपको ITC कितना मिलेगा पता है, जितना 2A में बैलेंस है ना, जितना 2A में बैलेंस है उतना ही क्रेडिट मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा बैलेंस नहीं है यहाँ पे। मतलब पूरी तरह से एब्सोल्यूट मैच होना चाहिए, जितना 2A में बैलेंस दिख रहा है उतना ही 3B में आप क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। फिर उसमें भी वो रूल नंबर 86 आ गया कि मिनिमम 1% तो आपको GST देना ही है, ठीक है। मतलब मान लो आपके पास आपकी 100 करोड़ की लायबिलिटी है और आपका ITC 105 करोड़ रुपए, फिर भी आपको 1% तो पे करना ही है, आपको याद होगा ये, तो इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है, वो वहीं पे है, पर ये मैं सिर्फ आपके क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ। समझ रहे हो दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने अमेंडमेंट किया है, तो क्या लिखा है देखो, टैक्स एक्चुअली पेड टू गवर्नमेंट, इफ यस तो फाइलिंग ऑफ GSTR 2, मतलब आपको क्रेडिट दे देंगे, अगर नहीं दिया पैसा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड, द गुड्स रिसीव्ड इन लॉट्स, ITC अवेलेबल ओनली इन रिसिप्ट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। पेमेंट आपको 180 डेज में करना है, ठीक है। तो जो मैंने बताया कि पेमेंट आप कितने दिन में करोगे, 180 डेज में आपको पेमेंट कर देना, ये रूल में पहले लिखा हुआ है, नहीं करते तो जो क्रेडिट लिया होगा उसको हमें वापस से रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी उन्होंने इनवॉइस टू इनवॉइस मैच करने को कहा है, जो अमेंडमेंट हुआ है वो यहाँ पे बोल्ड में लिखा हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। AA जो उन्होंने इंसर्ट किया, ऑफ द डिटेल्स ऑफ द इनवॉइस एंड डेबिट नोट रेफर टू इन क्लॉज A हैज बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर, ठीक है। क्लॉज A हैज बीन फर्निश्ड बाय क्या होना चाहिए, सप्लायर, ये वाली बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है कि आपके पास उसका डिटेल होना चाहिए। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, the details of the invoice and debit note referred to in clause A has been furnished by the supplier in the statement of outward supply, and such details have been communicated to the recipient of such invoice and the debit note in the manner specified in section 37। मतलब वो डिटेल 2A में दिखनी चाहिए, मतलब उसने GSTR 1 में बताई होगी जिस सप्लायर से आपने सामान और गुड्स खरीदा है, और 2A में बैलेंस दिखेगा ना, तब जाके आप क्रेडिट उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। वो नीचे लिखा है, इट मींस ITC claims will be allowed only when the details of such invoice or debit note have been furnished by the supplier in GSTR 1 and subsequently it appears in the GSTR 2A or 2B, so that the taxpayer can no longer claim 5% provisional ITC, which is there in the rule number 36 sub rule 4 initially. Now they have removed that 5% extra top up amount, और उन्होंने बोला देखो 2A में जितना है उतना 3B में एडजस्ट करने को मिलेगा, बाकी निकालो रोकड़ा, ठीक है, ये ध्यान रखना। Accordingly, the rule number 36 has been substituted to provide with effect from the 1st of January 2022, a registered person shall be able to avail the ITC in respect of only those invoices or debit notes which have been furnished by the supplier in the statement of outward, जो GSTR 1 वाला फॉर्म होगा उसमें जो होगा वही दिखेगा। तो अभी ये तो अमेंडमेंट था, अभी एक और अमेंडमेंट उन्होंने ये किया, मतलब ऐसा जो उन्होंने कुछ गाइडलाइंस इश्यू की, जो मेरे हिसाब से वो लोग इक्का दुक्का पूछ सकते हैं आपको, तो क्या पूछ सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है देखो, रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एबल टू अवेल द ITC इन रिस्पेक्ट ऑफ ओनली दोज इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स व्हिच आर हैव बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है। ये अमेंडमेंट खत्म करने के बाद हम ब्रेक लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप सब लोग।
ठीक है, मैं स्लोली इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि रिवीजन भी साथ में हो जाए। ठीक है, तो जितना रिक्वायर्ड है उतना तो वहां पे कंप्लीट हो जाए। द CBIC has issued the guidelines for disallowing the debit of an electronic credit ledger under rule number 86A of the CGST. The salient points of the guidelines are elaborated below. तो अभी क्या होता है देखो, सबसे पहले जिन लोगों के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस पड़ा हुआ है, जिसका GSTR 1 में कोई डेटा नहीं आया है, ध्यान से, जिसका GSTR 1 में कोई डेटा नहीं आया है, उसको हम डिसअलाउ कर देंगे। डिसअलाउ मतलब वो क्रेडिट मिलेगी नहीं आपको। ठीक है, तो लॉ ने पावर दे दिया कमिश्नर को। ठीक है ना, तो कमिश्नर को पावर दे दिया, बोले तुम लोग चेक करो जाके, या तो कमिश्नर को ऐसा बोला कि तू एक ऑथोराइज ऑफिसर अपॉइंट कर ले, बट वो ऑथोराइज ऑफिसर का रैंक मिनिमम असिस्टेंट कमिश्नर होना चाहिए। मतलब ऑथोराइज ऑफिसर का रैंक क्या होना चाहिए, मिनिमम AC होना चाहिए, उससे नीचे नहीं चलेगा, GST ऑफिसर नहीं चलेगा। क्या बोला उन्होंने, कमिश्नर और द ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय हिम, बट मिनिमम रैंक ऑफिसर का क्या होना चाहिए दोस्तों, तो ऑफिसर का मिनिमम रैंक होना चाहिए असिस्टेंट कमिश्नर। अगर उनको लगा an opinion to disallowing the debit of an amount of electronic credit ledger after the proper application of mind considering the all facts case including the nature of prima facie fraudulent avail or the ineligible input tax credit, whether same is covered under the rule number 86A, the amount of ITC, whether such disallowance is necessary for restricting him to for utilizing and passing and fraudulently availed the ITC। मतलब उनको लगा कि अगर इन लोगों ने कुछ क्या किया है, फ्रॉड करके ये ITC लिया है, ऐसा किसको लगा, कमिश्नर या तो उसने जो ऑफिसर ऑथराइज किया है, तो ऐसा कुछ पूछेंगे वो लोग। बट मिनिमम रैंक क्या होना चाहिए, AC। The power of disallowing the debit of amount from electronic credit ledger must not be exercised in a mechanical manner. Careful examination of all facts in the case is important to determine the case। मतलब आपको जो मैकेनिज्म है डिसअलाउ करने का, ठीक है, उसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कितना पहले 1 में था, अभी आपके बैलेंस में मैच हो रहा है कि नहीं, मींस आपको मैचिंग करना पड़ेगा। If fit for the exercising the power of rule 86E, the remedy of disallowing the debit of amount from the electronic credit ledger by its very nature extraordinary has to be restored by the utmost circumspection and with the maximum care and caution। मतलब ये एक्सट्रीम पावर है, कमिश्नर को बोले देख तेरे को जो पावर दी है ना वो एक्सट्रीम नेचर के है, सो मेक श्योर कि यू वर्क एज एट मोस्ट इंटेंस मैनर, एट मोस्ट क्लैरिटी, और जो केयरफुल एग्जामिनेशन आपको करना है, ऐसा उन्होंने गाइडलाइन में लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड अगर आप एज अ कमिश्नर कुछ करने जा रहे हो तो यू मस्ट मेंटेन द एविडेंस ऑफ दैट एक्शन, कि आपने वो एक्शन टैक्स पेयर के सामने लिया, तो यू शुड हैव द एविडेंस ऑफ दैट। इट शुड नॉट बी लाइक कहीं बात चल रही थी, गॉसिप हो गया, रूमर आ गया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। शुड हैव बी द पोजीशन ऑफ दैट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, आपके पास वो एविडेंस होना चाहिए। ठीक है, एंड यू हैव कलेक्टेड द एविडेंस टू मेक श्योर दैट कि वो फ्रॉडुलेंट एक्ट था। क्योंकि उन्होंने क्या बोला, पहले हमने 20 दिया, कितना दिया, पहले हमने 20% दिया, फिर हमने 5% एक्स्ट्रा दिया, तो लोगों ने लगे हाथ क्या कर दिया, 20% क्लेम तो कर लिया, किसी ने 5% भी क्या कर लिया, क्लेम कर लिया। बट अभी जब मैचिंग करने की बात आई ना दोस्तों, समझिएगा दोस्तों, मैचिंग करने की जब बात आई ना, तब उन्होंने क्या बोला कि मैचिंग कैसे करेंगे, कैसे कैसे डिसअलाउ करेंगे, लेजर में बैलेंस तो पड़ा हुआ है। तो उन्होंने बोला कमिश्नर को रखो, या कमिश्नर को बोलो कि तू ऑफिसर अपॉइंट कर, मिनिमम रैंक उसका असिस्टेंट कमिश्नर होना चाहिए। उसको पावर क्या दी, बोले तू तेरा दिमाग चला और ये ऐसे केसेस को आइडेंटिफाई करके निकाल जिसमें इन लोगों ने फ्रॉडुलेंट एक्ट किया है जो टैक्स पेयर्स है, बट मेक श्योर कि आपके पास उसका एविडेंस होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि कोई भी एड हॉक एक्शन लिया, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने जो बताया वो थियोरेटिकल वे में याद रख लेना। यहाँ पे नीचे नाम भी लिखा है कि प्रॉपर अथॉरिटी कौन होगा। तो मैंने क्या बोला, मिनिमम रैंक उसका कमिश्नर तो होगा। 1 करोड़ तक की मैटर होगी ना तो ACDC संभालेगा, ये एग्जाम में आ सकता है। 1 करोड़ तक की मैटर होगा, रूल नंबर 86A आपको है ना एग्जाम में, ये रूल नंबर 86A ध्यान रखना। 1 करोड़ की मैटर ACDC संभालेगा, 1 से 5 करोड़ की मैटर एडिशनल या ज्वाइंट कमिश्नर संभालेगा, 5 करोड़ से ऊपर की मैटर कमिश्नर संभालेगा या तो प्रिंसिपल कमिश्नर संभालेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये लिमिट्स याद रख लेना। आ गया समझ में? ठीक है, सो ये ध्यान रखना।
अगर जरूरत पड़ी तो डीजी भी इंटरफियर कर सकता है, डायरेक्टर जनरल भी इंटरफियर कर सकता है। ये आई थिंक फाइनल लेवल का पॉइंट है, ठीक है। ये अभी मैं समझाने जाऊंगा ना तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा। डायरेक्टर होता है ना, डायरेक्टर, अभी के लिए आप इतना याद रख लो कि डायरेक्टर जो होता है ना उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है दोस्तों? तो उसका अपॉइंटमेंट करता है गवर्नमेंट, और कमिश्नर जो होता है उसका अपॉइंटमेंट करता है डिपार्टमेंट, ठीक है। तो सर इसमें क्या बड़ी बात हो गई, हमें पता चल गया? ऐसा नहीं होता, बड़ा गेम होता है उसमें, फिर वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये भी फाइनल लेवल का पॉइंट है, सेक्शन 65 एंड 66, तो वो अभी करने की जरूरत नहीं। प्रोसीजर फॉर डिसअलाउंस, ये सिर्फ रीड ओनली कर देना आप लोग, ठीक है। डिसअलाउ मतलब समझ में आ रहा है, जो बैलेंस जो मैच नहीं हो रहा है जीएसटीआर 1 के साथ उसको हम डिसअलाउ कर देंगे, रीजंस होने चाहिए आपके, ठीक है ना। ओके, आपको इंटीमेट भी किया जाएगा, ठीक है। सबमिशन करने के लिए आपको बोला जाएगा कि आपको अगर कुछ सामने सबमिट करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, रीड ओनली मैं कर रहा हूँ, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। डन, डन एवरीवन। कोई डाउट हो तो पूछ लो। ये आईटीसी का अमेंडमेंट ये था, क्या अमेंडमेंट था? पहले 20% देते थे, फिर 5% किया। 20% तो मेरे ख्याल से काफी पुरानी बात है, तो 5 आपने जब पढ़ा होगा तब 5% होगा। कुछ लोगों ने अभी जो रिसेंटली जो बैच कंप्लीट हुई उसमें पढ़ा होगा, तो 2A में जितना बैलेंस होगा उतना ही आपको क्रेडिट एडजस्ट करने को मिलेगा। अभी 1 और 2A का बैलेंस, मतलब 2A में बैलेंस कब आएगा? जब 1 में जो सप्लायर जिससे आपने गुड्स परचेज किए वो सप्लायर अपना जीएसटीआर 1 फाइल करता है, तभी तो 2A में आएगा ना, ठीक है ना। देखो ये जो है ना, ये एक स्टूडेंट का डाउट ये है कि 1 और 2A में मिसमैच होगा, तो 1 और 2A में अभी मिसमैच नहीं होगा ना, क्योंकि 1 में जो डेटा होगा वही तो 2A में आएगा। वो लोग बात किसकी कर रहे हैं कि जो हमने पहले जो एक्स्ट्रा क्रेडिट दे दी ना आपको 20% की और 5%, उसमें लोगों ने क्या किया, उसका डिटेल अभी तक आया नहीं है हमारे पास। वो जो जीएसटीआर 1 का जो तुमने 20% एक्स्ट्रा मांगा था ना, उसका डिटेल अभी तक हमारे पास आया नहीं, ठीक है ना। मतलब मिसमैच हो रहे हैं, आपने जो क्लेम किया और जो हमारे पास टैक्स आना चाहिए था वो आया नहीं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, बोले अभी जो 1 का डेटा हमारे पास नहीं आया, जो ट्रांजिशन फेज था पहले, अभी तो क्या होगा, 1 होगा तो ही 2A में आएगा, और वही इतनी क्रेडिट आपको मिलेगी, तो एक्स्ट्रा तो 20 या 5% का कोई स्कोप रहा ही नहीं ना अभी, ठीक है। तो ये जो हमने डिस्कस किया ना, ये 2-3 साल के बाद इनऑपरेटिव हो जाएगा, अपने आप ही इनऑपरेटिव हो जाएगा। दिस इज जस्ट इन ट्रांजिशनल अमेंडमेंट। ट्रांजिशनल मतलब एक बार ट्रांजिशन स्मूथली हो जाएगा, उसके बाद इसका कोई रेलेवेंस नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? अमेंडमेंट्स मैंने बोला था ना, अमेंडमेंट्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मैकेनिकल अमेंडमेंट। ये मैकेनिकल मतलब सिर्फ मैकेनिज्म चेंज किया है, एंड मैकेनिकल अमेंडमेंट है एक बार मैकेनिज्म सेट हो गया उसके बाद खत्म ना, उसके बाद तो जैसे फ्लो सेट है वैसे चलेगा। और एक अमेंडमेंट होता है जो ट्रांजिशन वाला होता है, एक और भी अमेंडमेंट होता है जो परमानेंट अमेंडमेंट होता है। जैसे अभी थोड़ी देर वो AA करके आए, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, दैट इज अ परमानेंट अमेंडमेंट। समझ में आ गया ना, वो हमेशा रहेगा। बट ये सारे अमेंडमेंट जो होते हैं ना वो टाइम बिंग अमेंडमेंट्स, टाइम अभी ऐसा है, फिर जैसे ही टाइम उसका अकॉर्डिंगली सारी एक्शंस हम परफॉर्म कर लेंगे, उसके बाद उसका कोई मतलब रेलेवेंस नहीं है। समझ आ गया दोस्तों? कोई डाउट हो तो पूछो। होल अमाउंट डिसअलाउ नहीं होगी, डिफरेंस अमाउंट ही डिसअलाउ होगी। क्लियर? क्लियर एवरीवन? कोई डाउट? ठीक है, तो अभी ब्रेक ले लीजिए आप, ठीक है ना। 6:30 को हम वापस मिलते हैं, 6:30 को, ठीक है। हाफ एन आवर का ब्रेक दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा चार्ज अप होके आइएगा और बाकी के अमेंडमेंट्स हम कंप्लीट कर लेंगे। 2-3 अमेंडमेंट्स मेजर अमेंडमेंट्स हैं अभी भी और, ठीक है। तो 6:30 को वापस मिलते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं, ओके।